हेलो हीरो, कैसे हो आप सब। मैं प्रवेश यादव और आप देख रहे हैं इंपायरेबल एजुकेशन। तो आज की टॉपिक में हम क्लास 11th के मैथ प्रश्नावली 1.2 को दो के पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सारे उदाहरण और उसका परिचय हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल रखा है, वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 पहला क्वेश्चन पहला है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो ये कह रहा है कि इसमें जो उदाहरण ये दिया है आपको बताना है इसमें कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं है। तो अगर आपको रिक्त समुच्चय की परिभाषा आती होगी तो आप बता सकते हो आराम से। और हमने पहले भी बताया, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया ना, रिक्त समुच्चय क्या होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और हमने बताया था रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे दर्शाते हैं। भैया देखो, रिक्त समुच्चय को या तो फाई से आप दर्शा दो या फिर मझले ब्रैकेट से। ये आपका रिक्त समुच्चय, इसको रिक्त समुच्चय इससे दर्शाते हैं, या तो फाई से या फिर मझले ब्रैकेट से। तो आपको यहां बताना है कौन सा रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एकदम ना हो, मतलब एक भी अवयव ना हो, उसे हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो चलो पहला वाला क्या कह रहा है। पहला वाला है, कह रहा है भैया कि दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब यहां देखिए आप, क्या है, दो से भाज्य और विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय पूछा है। ठीक है, तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय पहले क्या होता है आप बताइए। पहले तो ये होता है 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9, फिर 11। ये सब आपकी विषम प्राकृतिक संख्या है। और कहा है कि विषम प्राकृतिक संख्या दो से भाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दो से भाज्य होनी, मतलब इसको अगर हम डिवाइड करें तो वो दो से भाज्य हो, वो समुच्चय हमें लिखना है। समझ आ रहा है। जो विषम संख्याएं हैं, ये विषम प्राकृतिक संख्याएं, इसको दो से भाज्य समुच्चय लिखना है। तो क्या ऐसा संभव है, कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या कभी दो से विभाजित ही नहीं होगी। आपको पता है ना, विषम संख्याएं कभी दो से विभाजित होती हैं नहीं, केवल सम संख्याएं होती हैं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी ना जो दो से विभाजित हो। तो हमें क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, एक भी अवयव नहीं मिल रहा है। जब एक भी अवयव नहीं मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। सिंपल सा। अब आप ये बताओ, यहां से देखो, ये चीजें आप विषम प्राकृतिक संख्या लेनी है और वो भी कौन सी लेनी है, जो दो से भाज्य हो, यही ना। तो क्या विषम प्राकृतिक संख्या कोई ऐसी है जो दो से भाज्य है, तो आप आराम से बोलोगे कोई ऐसी संख्या होती नहीं है सर। तो जब नहीं होती है इसको लिख दो डायरेक्टली, फाई, मतलब रिक्त समुच्चय है। इसको फाई यहां डायरेक्टली लिख दो, रिक्त समुच्चय है। या फिर कोष्टक में इसको क्या लिख सकते हो आप, फाई, या फिर फाई लिख दो, दोनों चीजें सेम है। फाई लिखो, रिक्त समुच्चय लिखो, या मझला ब्रैकेट लगाओ, ये आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कहा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लेना है। अभाज्य संख्या आपको पता है, आप 11 में हो ना, तो आपको सम अभाज्य संख्याएं तो पता ही होंगी। अभाज्य संख्या क्या क्या होती है बताइए, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर उसके बाद 11, फिर 13, ये सब चीजें क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन कहा है कि सम अभाज्य संख्या लेना है हमें। तो सम अभाज्य संख्या क्या होता है, इसमें एक ही तो सम अभाज्य संख्या होती है, दो सम अभाज्य संख्या है ना। तो एक अवयव हमें मिल रहा है ना भैया, मतलब हमें यहां पर क्या मिल रहा है, दो मिल रहा है। तो एक चीज ये बताइए, किसी भी समुच्चय में अगर कोई एक भी अवयव मिल जाए, क्या वो रिक्त कहलाता है, ये रिक्त नहीं है। ये भैया रिक्त समुच्चय नहीं है। इसको आप डायरेक्टली रिक्त नहीं बोलोगे, क्योंकि कहा है ना सम अभाज्य संख्या। तो पहले हमने क्या किया, पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। तो इसमें आप बताओ सम अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सम अभाज्य संख्या ये दो होती है ना, एक ही तो सम अभाज्य संख्या होती है, आपको पता है, वो भी दो। तो एक संख्या हमें मिल रही है, तो क्या ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा, नहीं कहलाएगा।
समझ आ रहा है? ये रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा भैया, क्योंकि एक अवयव मिल गया ना, रिक्त मतलब उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे इसमें नहीं था तो ये रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला क्या है? तीसरा कह रहा है यक्स इज सच दैट, मतलब यक्स इस प्रकार है, यक्स एक प्राकृत संख्या है तथा यक्स इज लेस देन 5, मतलब यक्स 5 से छोटा है, और साथ ही साथ यक्स इज ग्रेटर देन 7, मतलब यक्स 7 से बड़ा भी है। पहली चीज तो ठीक है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 ये सारी चीजें प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो हमने प्राकृतिक संख्या ले लिया, ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यहां भी कंडीशन दिया है, जो संख्या लेना है वो 5 से छोटा होना चाहिए और साथ में 7 से बड़ा होनी चाहिए। क्या ऐसा संभव है? कोई 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा हो जाए? कोई संभव ही नहीं है, संख्या ही नहीं मिलेगी आपको। कभी ऐसा हुआ है कि एक चीज बताओ, को 5 से छोटा है तो 7 से बड़ा हो जाएगा? कभी नहीं। या फिर 7 से बड़ा है तो 5 से छोटा हो जाएगा? कोई सवाल ही नहीं है ना। मतलब एकदम ऐसी संख्या ही नहीं मिलेगी हमें, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या कहलाएगा भैया? रिक्त समुच्चय। तो इसको हम क्या करेंगे? हाई से दर्शा देंगे, या फिर इसको भी हम मजले ब्रैकेट से बोल दर्शा देंगे, ये रिक्त समुच्चय है, ये भी रिक्त समुच्चय। समझ आया? चलो चौथा, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला है, क्या है? y इज सच दैट, y किसी भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, ये चीजें कह रहा है। मतलब y इस प्रकार है कि y जो है किसी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है? उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, आपको पता है। उभयनिष्ठ मतलब कोई दो रेखा ऐसे जा रही है, कोई रेखा ले लो, और यहाँ पे जो बिंदु काट रहा है इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ। दो रेखाएं जहां पे आपस में मिलती हैं वही आपका उभयनिष्ठ बिंदु होता है। अब यहां पे देखो, अब यहां पे क्या कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं हैं। अब समांतर रेखाएं आपको तो पता है, जो कभी नहीं मिलती हो, समान, उनके बीच की दूरी समान होती है। तो समांतर रेखाएं क्या होती है? ऐसे होती है ना। इसको बढ़ाते जाओ आप, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कभी समान, ये बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो ये क्या कभी मिलेंगी? जब मिलेंगी ही नहीं तो उसमें कोई बिंदु ही नहीं, उभयनिष्ठ बिंदु ही नहीं मिलेगा ना, तो मिलेंगे ना। क्यों? समांतर रेखाएं आपको पता ना, दोनों रेखाएं ऐसी रेखा जो जिनके बीच की दूरी समांतर होती है तथा एक दूसरे से कभी ना मिले, वही तो समांतर रेखा होती है। और हमें पता उभयनिष्ठ वो होता है जहां पे कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये मिलेगा ही नहीं। जब कहीं नहीं मिलेगा मतलब हमें कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो हम कह सकते हैं ये कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। इसको फाई से आप दर्शा दो, या फिर इसको आप किससे लिख सकते हो? मतलब ब्रैकेट से। मतलब ये आपका भैया ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो समझ में आया होगा मुझे लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा हमने कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है, ये बताना आपको। पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्या बताना भैया कि कौन सा परिमित समुच्चय है और कौन सा अपरिमित समुच्चय है। तो अगर इसको बताने के लिए आपको परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय आना चाहिए। तो परिमित समुच्चय क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया भैया, आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से देख सकते हैं परिमित समुच्चय क्या होता है। यहां भी हम बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे। ठीक है, परिमित क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, मतलब क्या निश्चित हो, या फिर जिसे हम काउंट कर सकते हैं, हाँ इतने अवयव हैं उसमें, वो होता है हमारा परिमित। और जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा क्या होता है? अपरिमित समुच्चय। बस सिंपल सा। तो यहां से देख लो क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे का पहला वाला क्या है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब बताओ वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या होता है? आपको पता, आप तो कहोगे सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही तो होता है ना वर्ष के महीने। तो आप इसको लिख सकते हो ना, समुच्चय बना सकते हो। मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद मई जून जुलाई अगस्त, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, यही होता है ना। 12 तो यही होते हैं। तो आप काउंट कर सकते हो ना, निश्चित है सीमित है इतने रहेगा, इससे आगे तो होगा नहीं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही होता, 12 ही होते हैं। मतलब इसमें संख्या जो अवयव की संख्या क्या है? सीमित है ना। जब ये सीमित है तो ये क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। इसको आप लिख दो, परिमित है, ये परिमित समुच्चय कहलाएगा।
क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या सीमित है, आप काउंट कर सकते हो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे का दूसरा वाला। 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये है। अब आपको ये बताना ये परिमित है का अपरिमित है। अब आप बताओ, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं तो ऐसे बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे से। अब कहां तक जाएगा ये तो पता नहीं है, सीमित नहीं है ना, फिक्स नहीं है, हाँ ये संख्या इतने तक जाएगी, काउंट करते जाओ जाते जाएगा ये, तो इसमें फिक्स नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। हमें पता है ना कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती वो अपरिमित होता है, इसमें अवयव की संख्या सीमित नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमित। इसको आप लिख दो, अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है बस, क्योंकि इसमें अवयव की संख्या सीमित नहीं है ना। तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला क्या है भैया? 1 2 3 डॉट 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 99 उसके बाद 100। तो ये परिमित है का अपरिमित आपको बताना है। आप तो डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि ये परिमित है क्योंकि हमें 100 तक ही जाना है। समझ देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट 99 उसके बाद 100, इसके आगे और जाना है नहीं जाना है, तो हम काउंट कर सकते हैं ना कि 100 तक ही 100 ही अवयव है या फिर 100 तक ही जाना है, सीमित है ना। तो जब ये सीमित है तो क्या कहलाएगा? परिमित है, सिंपल सा, यहां पे लिख दो परिमित समुच्चय है। अब अगला देखो, चौथा वाला देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं आप बताइए? 101 102 103 डॉट 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 बढ़ते जाओ, यही तो होता है। 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय हमें चाहिए, तो 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय यही मिलेगा, लेकिन कहां तक मिलेगा ये सीमित नहीं है। 100 से बड़ा जाना है, जाते जाओ लाखों करोड़ों तक, फिक्स नहीं, निश्चित नहीं है ना इसमें अवयव की संख्या डॉट डॉट। तो ये कौन सा कहलाएगा? अपरिमित कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक और बचा है, वो भी देख लेते हैं हम। क्या है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटा लेना है और वो भी कौन सी संख्या? अभाज्य पूर्णांक लेना है। तो क्या क्या होता है बताइए? 2। अब यहां से देखिए, हाँ उल्टा लेते हैं हम डायरेक्टली, यहां से हाँ हो जाएगा आपका। एक तो 100 तो होगा नहीं, तो क्या क्या होगा? एक तो ना तो 98 होगा, 97 होगा, 97 होगा, ऐसे ऐसे जाएगा ना, 97 तक ही जाएगा, मतलब 2 3 5 7 डॉट 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 करके कहां तक जाएगा भैया? 97 तक, मतलब 97 तक, क्योंकि 98 आभाज्य संख्या नहीं है और 99 भी नहीं है और 100 भी नहीं है, तो 97 तक जाएगा जो है। तो कहा है ना 99 से छोटा ही लेना है, तो 100 तो हम जा नहीं सकते, 99 से छोटा, 99 से नीचे आएंगे, तो 99 से नीचे आएंगे तो हमें आभाज्य संख्या क्या मिलेगी? 97, मतलब हमें 97 तक जाना है। 2 से कहां तक? 2 आभाज्य संख्या होता है ना, 3 4 5 ये 97 तक, तो ये संख्या यहां तो काउंट करके बता सकते हो ना, संख्या कहां सीमित है ना, बता सकते हो। जब ये बता सकते हो तो ये क्या हो जाएगा भैया? परिमित हो जाएगा। डायरेक्टली इसको लिख दो परिमित समुच्चय है। ये चीजें समझ में आई? 99 से छोटा, हाँ देख लेना भैया, ये 99 से छोटा अभाज्य है, अभाज्य संख्या हमें लेनी है, याद रखना। अभाज्य संख्या आता है ना, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से और से विभाजित नहीं होती, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। परिमित अपरिमित बताना है, दूसरे में भी वही बताए हैं, तीसरे को भी वही बताना है, कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। बहुत सिंपल है। तो पहला वाला क्या है देखिए, तीसरे का पहला कहा है कि यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या परिमित है कि अपरिमित है? यक्ष अक्ष, पहले तो आप अक्ष बना लो, यक्ष अक्ष, एक्स अक्ष यही होता है ना, यही होता है यक्ष अक्ष। कहा है इस यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय लेना है। तो यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं देखिए, ये भी हो सकता है, ऐसे ऐसे सारे चीज हो सकते हैं ना भैया, समांतर रेखा ये सारी नीचे भी हो सकता है समांतर रेखाएं, यक्ष अक्ष के समांतर नीचे हो सकता है। बढ़ते जाओ आप, पढ़ते जाओ,
बहुत सारी रेखाएं है ना, देखिए बहुत सारी रेखाएं बनेंगी। क्या आप काउंट कर सकते हो? क्या सीमित है? सीमित नहीं है ना, मतलब बहुत सारी रेखाएं एक अक्ष के समांतर होगी, सीमित ही नहीं है, काउंट ही नहीं कर सकते आप, कहां तक जाएगा? तो क्या कहलाएगा ये आप बताइए। आप कह सकते हो सर ये तो डायरेक्टली अपरिमित कहलाएगा, फिर अपरिमित होगा, तो इसको आप लिख दो अपरिमित है। अपरिमित समुच्चय है। समझ आया? कहा है ना कि x अक्ष के समांतर रेखा का समुच्चय लेना है, तो x अक्ष के समांतर समुच्चय रेखा का x अक्षीय है, तो इसके समांतर आप बनाते जाओगे, ऊपर भी बनाते जाओ, नीचे भी बनाते जाओ, पता नहीं कितना बनाते जाओगे आप ना। तो जब ये पता नहीं कितना बनाते जाओगे आप, तो ये क्या कहलाएगा? आपका अपरिमित कहलाएगा, क्योंकि आप निश्चित ही नहीं है कितना बनेगी इसमें। दूसरा वाला देखो, कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। भैया आप एक में होगे ना, तब भी बताया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं टोटल ना, ABCDEFGHIJK ये होता है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय एक से बताया जाता है कि बाबू अंग्रेजी वर्णमाला में इतने अक्षर होते हैं, इतने वावेल होते हैं, इतने कॉन्सोनेंट होते हैं, आपको बताया जाता है ना। तो आपको पता होगा अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं, आप काउंट करके बता सकते हो, सीमित है, इसके अलावा और हो नहीं सकते। तो ये क्या कहलाएगा आप बताओ? परिमित, क्या परिमित समुच्चय कहलाएगा ना, इसको लिख दो आप। परिमित समुच्चय है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्या क्या हो सकते हैं, ABCD डॉट डॉट कहां तक, जेड तक, इसके अलावा और कोई होगा? नहीं होगा। समझ आया? चलो तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला क्या है? उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो 5 के गुणज मतलब 5 से जो कट जाएंगे, मतलब 5 का डायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो जो 5 से सीधे कट जाएंगे, या फिर 5 का टेबल पढ़ लो, पढ़ते जाओ जहां तक हो। तो 5 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं? 5 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं बताइए? 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 बढ़ते जाओ आप। अब बहुत सारे होंगे ना, बढ़ते जाओ, ऐसे ऐसे बढ़ते जाओगे। तो क्या ये परिमित है? परिमित नहीं है भैया ना, अपरिमित कहलाएगा, क्योंकि इसमें इसमें अवयव क्या सीमित है? नहीं, पता नहीं कितने, बहुत सारे होंगे। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये अपरिमित समुच्चय है, इसको लिख दो आप। अपरिमित समुच्चय है, ठीक है, समझ आया? चलो ये वाला चौथा वाला, चौथा, तीसरे का चौथा क्या करा है? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब क्या है कि पृथ्वी पर कितने जानवर रहेंगे? देखो जानवर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको जो है हमें परिमित लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो जानवर तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि उनको काउंट किया गया है ना, कि इतने इतने ये हैं, इतने ये हैं, उतने वो हैं, मतलब ये जानवर ये है, दूसरा जानवर वो है, ये कुत्ता है, ये अलग। तो काउंट करके ही लगभग काउंट पूरा पूरा ये क्या है, लगभग क्या काउंट है, ये काउंट में आएगा। तो इसको आप क्या बोलोगे कि इसको बोलोगे परिमित समुच्चय में लाओगे, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ठीक है, ये पूरा काउंट है, इतने जानवर हैं पृथ्वी पर। समझ आया? इसको आप क्या करोगे, इसको परिमित समुच्चय में रखोगे, तो ये परिमित समुच्चय कहा जाएगा। ठीक है ना भैया? इसको आप क्या कर दो, परिमित समुच्चय। ठीक है, चलो तीसरे का लास्ट वाला देखते हैं। एक और है, क्या कह रहा है, मूल बिंदु 0,0, मूल बिंदु 0,0 ही होती है ना, यहाँ पे एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाए थे आप ऐसे, यही तो मूल बिंदु होता है, जहां पे एक्स और वाई अक्ष मिलते हैं वही तो जीरो मूल बिंदु बोलते हैं उसे, 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो ये आपका मूल बिंदु है, ठीक है, इससे जाने वाले कितने वृत्त होंगे उनका समुच्चय लेना हमें। तो देखिए इससे जाएगा एक तो, ऐसे चला हो गया, और ऐसे भी जाएगा, और बड़ा करते जाओ ऐसे भी जाएगा, बड़ा करते जाओ ऐसे भी जाएगा, बड़ा करते जाओ आप, बहुत सारा जाएगा ना, एक थोड़ी ऐसा एक ही जाएगा, या फिर 2 जाएगा, 10 जाएगा, ये सीमित नहीं है। इसमें देखिए भैया एक्स और वाई अक्ष पे जो मिले वो मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय हमें लेना है।
तो मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय अनेक होंगे, बहुत सारे वृत्त बनेंगे इस पे, बहुत सारे वृत्त जो है जाएंगे मूल बिंदु से होके। देखिए छोटा कर दो, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, ठीक है। तो ये बहुत बहुत सारा होगा ना, सीमित नहीं है ना, परिमित नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, परिमित नहीं है, ये क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। इसको लिख दो आप, अपरिमित है। ठीक है, इसको क्या लिख दो, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा ना, क्योंकि जब आप कोई अवयव इसमें सीमित ही नहीं है, कितने वृत्त बनेंगे, बहुत सारे वृत्त बन रहे हैं। तो ये चीजें समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। मतलब आपको इसमें बताना है a b के बराबर है या फिर नहीं बराबर है। समान समुच्चय पढ़े हो ना, समान समुच्चय क्या होता है, दो अवयव समान समुच्चय कहलाते हैं जब a का अवयव b में हो और b का अवयव a में हो। समझ आ रहा है ना, हमने बताया है परिभाषा, a का प्रत्येक अवयव b में मिले और b का प्रत्येक अवयव a में मिले, वो क्या कहलाता है, आपका समान समुच्चय कहलाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हमें मिल रही है तो हम समान बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। चलिए ये पहला क्या है, a बराबर a b c d दिया है, ठीक है, और b बराबर दिया है d c b a। तो चेक करते हैं कि क्या दोनों सब अवयव एक दूसरे से मिल रहे हैं, a का प्रत्येक अवयव b में है या फिर b का प्रत्येक अवयव a में है। अगर मिलेगा तो समान बोलेंगे, नहीं मिलेगा तो समान नहीं बोलेंगे। और हमने कहा था कि क्रम विनिमय नियम, मतलब देखिए इसमें क्रम का महत्व नहीं होता, क्रम उल्टा सीधा कर सकते हो आप, ये चीजें हैं समुच्चय में, क्रम को उल्टा सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हो आप। तो देखो a इसमें है, a मिल रहा है, b इसमें है, b मिल रहा है, c इसमें है, c मिल रहा है, d इसमें है, d मिल रहा है। तो सारे अवयव सेम है, इसका अवयव a में है और a का अवयव b में है, समान है ना। तो क्या कहोगे आप, a इक्वल टू b, पहला वाला समान समुच्चय a बराबर b के है। चलो दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्या है, a में दिया है 4 8 12 16 और b में दिया है 8 4 16 18 दिया है। तो पहला सारे अवयव को मिलाते हैं हम, 4 इसमें है, 4 इसमें है, ठीक है, 4 इसमें है, 4 इसमें, 8 इसमें है, 8 इसमें है, ठीक है, मिल रहा है। 12 इसमें है, लेकिन 12 इसमें नहीं है भैया, 16 है, 16 है, 12 क्या इसमें 12 इसमें 18 है, अलग अलग हो गया ना। और जबकि समान कब कहलाता है, a का b में मिलना चाहिए और b का a में मिलना चाहिए। इसमें क्या है, 12 है, इसमें 12 है, ये नहीं है। 16 16 तो मिल रहा है, लेकिन 12 इसमें है, 12 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें 18 मिल रहा है। तो a b के बराबर नहीं कहलाएगा ना, तो इसको आप क्या लिख दो, a इज नॉट इक्वल टू b, मतलब a b के बराबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा क्या है भैया, a बराबर 2 4 6 8 10 दिया है, ठीक है, a का मान जो दिया है 2 4 6 8 दिया है और b बराबर दिया है, कहा है x इस प्रकार है, x इज सच दैट x समधन पूर्णांक, सम संख्या है, पहली चीज समधन पूर्णांक है, और यहाँ कंडीशन दिया है x इज लेस देन आर इक्वल टू 10, मतलब x जो है 10 से छोटा है और 10 के बराबर भी है। तो हमें ऐसी समधन पूर्णांक b बराबर यहां से लिख लेते हैं हम एक बार, क्या क्या कहा है इसको देखो, ये जो है आपका समुच्चय निर्माण विधि है, और इसको एक बार रोस्टर में लिख के और अच्छे से मिलान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा है कि x जो है समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक लेना हमें, पहली चीज। दूसरी कंडीशन ये दिया है कि x जो है वो 10 के बराबर और 10 से छोटा है, वहीं तक लेना हमें। तो क्या क्या होगा समधन पूर्णांक में, एक तो 2 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सम संख्या यही तो होती है, 8 हो जाएगा, फिर सीधे 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ इक्वल दिया है, 10 के बराबर भी ले सकते हैं और 10 से छोटा रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो देखते हैं क्या a का अवयव b में मिल रहा है और b का अवयव a में मिल रहा है, ये चीज चेक करेंगे। चलिए 2 इसमें है, 2 इसमें मिल रहा है, 4 इसमें है, 4 इसमें मिल रहा है, 6 इसमें है, 6 इसमें मिल रहा है, 8 8 10 10, सारे अवयव a के सारे अवयव b में मिल रहे हैं और b के सारे अवयव a में मिल रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हो भैया, आप कह सकते हो ना कि a जो है बराबर है b के, ये समान समुच्चय कहलाएगा। समझ आया। चलिए लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला क्या कह रहा है, a बराबर x इज सच दैट, मतलब सच दैट का मतलब हिंदी में होता है इस प्रकार, x इस प्रकार है, x संख्या 10 का एक गुणज है। तो 10 का एक गुणज क्या क्या हो सकता है, इसको हम रोस्टर रूप में बदल लेते हैं, पहले लिख लो 10 का एक गुणज है तो क्या क्या होगा, 10 उसके बाद 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 डाट डाट ऐसे ऐसे करते जाओ, क्योंकि ये तो नहीं कहा है ना, कंडीशन नहीं दिया है, यहीं तक हमें रुकना है। तो 10 20 30 40 50 करते जाइए, और यहां पे दिया है b बराबर 10 15 20 25 30 डाट डाट डाट। तो क्या अवयव देखेंगे, पहली चीज तो मिलाएंगे, यहां 10 है, 10 मिल रहा है, ये 20 है लेकिन यहां 15 मिल रहा है,
20 इसमें भी मिल रहा है, यहाँ 15 कहाँ गया, गायब हो गया, जबकि ये 5 का गुणज है ना, 10 का 15 10 का थोड़ी गुणज है, ये 5 का है और 3 का भी है। समझ आ रहा है? तो क्या ये समान है? समान नहीं है, क्योंकि इसमें 15 है, इसमें नहीं मिल रहा है। ए का मिल रहा है, बी का भी मिलना चाहिए, बी वाला ए में मिलना चाहिए, मिल रहा है नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? समान समुच्चय नहीं कहलाएगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब चौथा वाला ए बराबर बी के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं भैया, एक 5वां और एक 6वां। प्रश्नावली 1.2 के 5वां और 6वां बचा, उसको भी कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो 5वां क्या कह रहा है? 5वां में 2 ही है और 6ठा में आपको बताना है कौन सा समुच्चय युग्म समान है। ये 5वां क्या कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। कहा पूछा है कि समान है तो कारण सहित बताना है कि क्यों समान है, कैसे समान है, ये चीज बताना आपको, ठीक है। तो ए बराबर दिया है 2,3, बी बराबर दिया है x इज सच दैट समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है, ठीक है। तो ये तो ए का मान दिया है, बी का भी मान चेक करेंगे ना। ये आपका किस रूप में दिया है? ये आपका समुच्चय निर्माण विधि में। पहले इसको क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं कुछ x का मान आएगा, अगर इसके बराबर आ गया तब तो ठीक है, समान कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। क्या है भैया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, और ये इसको किस विधि से हल करोगे? गुणनखंड विधि पढ़े हो ना, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो, 6 7 8 9 10, 10 में भी है और आप 11 में है, क्लास 10th में आप जाएंगे 4.2 का गुणनखंड विधि है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 4.2 में आप गुणनखंड विधि पढ़े हो क्लास 10 में, इसके पहले वाले में, इसके पहले कक्षा में आप पढ़ के आए हो। बहुत सिंपल है, क्या है कि देखिए क्या करते हैं हम, पहले अचर पद का गुणा x स्क्वायर से गुणांक से करते हैं, मतलब 6 का गुणा x स्क्वायर के गुणांक क्या है, 1 है, 1 से करेंगे मतलब 6 करना 6, तो क्या आना चाहिए भैया, 6 आ जा, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ो या तो घटाओ, मतलब गुणा करो तो आ जाए 6, जोड़ो या फिर घटाओ आ जाए धन का 5। समझ आ रहा है? यही ना, अचर पद का गुणा पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से करते हैं, तो 6 का गुणा 1 में करोगे 6 आएगा, तो गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए हमें, 6 मिलना चाहिए, जोड़ो या फिर घटाओ तो क्या मिलना चाहिए भैया, हमें 5 मिलना चाहिए। तो क्या हो सकता है बताइए, क्या बनेगा, 2 तिहाई 6, 2 का गुणा अगर 3 में करेंगे 6 मिलेगा, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा, सिंपल सा। तो देखो 2 पूरे 3 करेंगे 6 मिलेगा, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, मिल गया ना, ये लेना हमें। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3x और प्लस 6 इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब देखिएगा यहां से कॉमन ले लीजिए, यहां से कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या होगा, x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या भैया, इसमें से x प्लस 2 बचेगा, प्लस यहां से 3 कॉमन लेंगे, इसमें भी 3 इसमें भी 3 मिल जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ x, यहाँ बचेगा 2, बराबर हो जाएगा आपका 0 के, ठीक है। अब क्या करो, इसको कॉमन ले लो, x प्लस 2 एक बार हो गया, उसके बाद एक बचा क्या, x प्लस 3 बराबर हो गया 0। एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखो, एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर रखो, x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो क्या होगा, x का मान आ जाएगा भैया -2 और x का मान आ जाएगा -3। तो x का क्या मान आया, x का मान आया हमारा -2 और -3। तो x का मान इसको यहां लिख दो भैया, यहां लिख दीजिए, x का मान आया है -2 और -3, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये b बराबर है, a का मान एक क्या है 2 3 है, और b के क्या है -2 -3। तो क्या ये समान समुच्चय हैं, क्या समान युग्म हैं, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे क्या है भैया माइनस है, 2,3 इसमें भी है, 2,3 है, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये क्या कहलाएगा, समान युग्म नहीं है। इसको आप डायरेक्टली लिख दो, समान युग्म नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि b का मान जो x का मान आया है, b के अवयव जो आए हैं वो -2 और -3 आया है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो सेम तो है, लेकिन ये माइनस का फर्क है ना, तो सेम रहना, एकदम सेम रहना चाहिए। तो ये क्या कहलाए, ये समान समुच्चय समान युग्म नहीं कहलाएगा,
ठीक है, कारण यही आपका। और ये जो आपको ये लगाए हो आप, ये वाला क्वेश्चन टोटल, इसको जो हल किए हो, यही तो कारण हो गया आपका। समझ आया? ये मेन कारण हो गया, कारण पूछा था ना, यही कारण हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा वाला क्या कह रहा है। दूसरा वाला दिया है a बराबर यक्स इस प्रकार है, यक्स शब्द फालों का एक अक्षर है। पहले इसको ये किसमें दिया है आप बताइए, समुच्चय निर्माण में दिया है। इसको आप किसमें लिख लो, रोस्टर रूप में। तो लिखिए a बराबर क्या हो जाएगा, एफ ओ एल। अब हमने कहा ना, आप पढ़े हो कि कोई भी अक्षर या फिर संख्या जो है दोबारा नहीं लिखते हैं समुच्चय में, रिपीट नहीं करते उसको। तो ओ एल एक ही बार लिखा जाएगा, दो बार। ओ एक बार लिख चुके हो, उसके बाद डब्ल्यू, ये हो गया ए। और बी बराबर, बी का लिख लो, बी का है क्या है भैया, बी वाई इज सच दैट, वाई शब्द डब्ल्यू ओ एल एफ उल्फ का एक अक्षर है। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए डब्ल्यू ओ एल एफ, क्योंकि सारे एक एक है ना, और समुच्चय में आप लिखते हो कामा लगा लगा के लिखते हो, सब एक है, एक ही बार लिखा है, एक ही बार लिखो। अब मिलाइए, क्या सारे ए के अवयव बी में हैं और या क्या बी के अवयव ए में हैं? अगर है तो समान कहलाएगा। तो देखिए यहां भी, यहां डब्ल्यू है, यहां डब्ल्यू है, यहां उसके बाद ओ है, यहां से एक बार फिर से देख लीजिए, यहां एफ है, यहां पे एफ मिल रहा है, यहां पे ओ है, यहां पे ओ मिल रहा है, यहां पे एल है, यहां पे एल मिल रहा है, यहां पे डब्ल्यू है, यहां पे डब्ल्यू मिल, मतलब ए के सारे अवयव बी में मिल रहे हैं और बी के सारे अवयव ए में मिल रहे हैं। तो क्या कहलाएगा, समान युग्म कहलाएंगे ना। लिख दीजिए समान युग्म है, सिंपल सा है। पहले इसको आराम से इस रूप में चेंज कर लीजिए, उसके बाद मिलाइए, क्या ये एक अवयव बी में मिल रहा है और बी वाला ए में मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो समान युग्म है। इसमें देखिए नहीं मिल रहा था, समान युग्म नहीं था। ठीक है, चलिए एक और बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, आराम से आप देख लीजिएगा। ठीक है, बता रहे हैं, चलिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। इसमें आपको समान बताना है, जैसे इसमें आपको बताना था, कारण भी बताना था समान कैसे आया, और ये आपका इसमें चेक करना है कि समान है कि नहीं, वो बता दीजिए। ठीक है, सेम है क्वेश्चन सभी, अभी जितने भी हो, सब जितने भी आप पढ़े हो क्वेश्चन अभी तक, सारे सब एक ही पे डिपेंड है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। ठीक है, तो चलिए ये बराबर दिया है 2 4 8 12, क्या किसी में मिल रहा है 2 4 8 12? 4 मिल रहा है, 8 12 14, लेकिन इसमें 2 मिल रहा है, इसमें नहीं है, तो कोई बराबर नहीं। चलिए बी वाला 1 2 3 4, बी वाला 1 2 3 4 है, तो क्या किसी में मिल रहा है 4 8? इसमें नहीं मिल रहा है। देखिए डी वाले में देखते हैं, डी में देखो 1 है यहाँ पे, तो डी में भी 1 है। देखिए इसमें 1 यहाँ पे है, यहाँ 1 है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है भैया, इसमें भी 2 मिल रहा है। समझ आ रहा है? इसमें भी 2 मिल रहा है, यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 मिल रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 रहा है। मतलब बी का सारा अवयव डी में मिल रहा है और डी का सारा अवयव बी में मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बी जो है बराबर है डी के, ये क्या है, समान युग्म है। बी जो है डी के बराबर है, कह सकते हैं कि नहीं, बी जो है किसके, डी के बराबर है। ठीक है, अब और कोई मिल रहा है नहीं। उसके बाद आगे देखो, ई में क्या है, -1 और 1 है, तो देखो और कहीं मिल रहा है, इसमें तो नहीं है, ये बराबर नहीं है। जी वाला देखिए 1 है और -1 है, तो देखो -1 यहाँ है, ई में देखिए -1 मिल रहा है और जी में भी -1 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है। क्रम देखो, क्रम महत्व नहीं, क्रम का महत्व नहीं होता, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे, मतलब ई और जी को हम बराबर लिख सकते हैं भैया। ई बराबर है जी के, ये समान युग्म है, ई जी के समान युग्म है। ठीक है, जी मतलब वो वाला जी नहीं मत समझिएगा। ठीक है, चलिए और क्या है, और कोई बराबर दिख रहा है आपको? यहाँ पे 0,1 है, यहाँ पे 0,a है। देखिए 0 है, 0 है, ए है, लेकिन यहाँ पे 1 है, समान नहीं है। तो और कोई समान नहीं है, सिर्फ बी डी के बराबर है और ई जी के बराबर, दोनों ये दो चीजें समान है, और कोई समान तो नहीं दिख रहा है और ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कहां कौन सा क्वेश्चन समझ में आया और कहां कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों से, घरों में, फ्रेंडों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।